नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी और इस बार विधानसभा का चुनाव अब तक ऐसा लग रहा है कि बेहद दिलचस्प फेज में दाखिल हो गया है, जहां बीजेपी ने किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाकर अपने पक्ष में वोटर जुटाने की शुरुआती दौर में कोशिश की। तो और ये जो ऐसा लग रहा था ये चुनाव जैसे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच एक बराबर का मुकाबला हो गया है। तो वहीं चुनाव से पहले जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं, सर्वेक्षण आ रहे हैं, वो अलग अलग तरह की तस्वीर दिखा रहे हैं। लेकिन क्यों ऐसा लगता है कि ये चुनाव दो व्यक्तियों के बीच की लड़ाई बनकर रह गया है? और क्या हुआ दिल्ली के असली मुद्दों का? साथ ही क्या सोच रही है आखिर कांग्रेस पार्टी? क्या सोच है, क्या थिंकिंग है कांग्रेस पार्टी में, और अब उसकी क्या रणनीति है? सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे अगले आधे घंटे के दौरान अपने खास मेहमानों के जरिए। मेरे साथ तीनों जो महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टियां फिलहाल मैदान में हैं, उनके प्रतिनिधि मौजूद हैं, और वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी मेरे साथ मौजूद हैं, जो एडिटर हैं जनसत्ता अखबार के। आलोक शर्मा हैं, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के। आतिशी मरलीना हैं, स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी की। और हरीश खुराना हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, दिल्ली बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। सबसे पहले हरीश खुराना जी, आप ही के साथ मैं शुरुआत करती हूँ कि अब आप कम से कम जवाब की शुरुआत ये देते हुए मत करिएगा कि आप सर्वेक्षण को नहीं मानते, आप सर्वे को नहीं मानते। पहले ये बताइए कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है, फिर मैं सवाल पूछूंगी। देखिए, आप जो बात सर्वेक्षणों की कर रहे हो, ना तो हम ज्यादा खुश होते हैं सर्वेक्षणों से, ना ज्यादा उदास होते हैं। हम अपना कार्य कर रहे हैं और आज से नहीं कर रहे। हम 8 दिसंबर 2013 को जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हुए थे पिछले वाले, और हमें कुछ सीटों से कम रह गए थे, हमारी तैयारी तभी से शुरू हो गई थी। उसका पीक अब है। माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं, बूथ पे हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं। पन्ना प्रमुख, जिसको हम पेज प्रमुख कहते हैं, एक आदमी के जिम्मे 25 घरों की हम जो ड्यूटी लगाते हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आउटडोर कैंपेन हमारा पीक पे है। तो मुझे लगता है कि जो आदमी पूरे साल एग्जाम की तैयारी करे, उसे एग्जाम से डर नहीं लगना चाहिए। हम उन लोगों में से हैं जो एग्जाम से डरते नहीं हैं। जी हरीश खुराना जी, इससे पहले अब तक यानी कि पिछले लगभग 1 साल का वक्त होने जा रहा है जब लगातार जो है सर्वेक्षण सिर्फ और सिर्फ आपके फेवर में आए हैं और कमोबेश सही भी साबित हुए हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह के सर्वेक्षण आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सांस फुलाने के लिए तो जरूर काफी, हालांकि ये जरूर मानना पड़ेगा कि बीजेपी बिल्कुल जिसे कहना चाहिए जी तोड़ मेहनत जरूर कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो समीकरण है, जो आखिरी वक्त में होने वाले बदलाव, जो जनमानस के मन में परिवर्तन, वो सब कुछ मायने रखता है। इन सर्वेक्षण के बाद क्या कुछ रणनीति बदलने जा रहे हैं अपने आप? देखिए, आज भी 95% सर्वेक्षण जो दिखा रहे हैं बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं। आज भी 95% सर्वेक्षण जो है बीजेपी को बहुमत की ओर दिखा रहे हैं। चाहे कोई भी माने, मुझे मालूम है आतिशी जी मुस्कुरा रही हैं और आतिशी इस बात को नहीं मानेंगी। लेकिन मैंने आपको, जैसे पहले मैंने आपको बोला कि ना तो हम बहुत खुश होते हैं कि सर्वेक्षण हमारे पक्ष में है, हम बहुत खुश हो गए, ना हम बहुत ज्यादा उदास होते हैं। लेकिन रणनीति में बदलाव नहीं होगा। रणनीति में बदलाव नहीं होगा। ये रणनीति तो हम ऑलरेडी हम डिसाइड कर चुके हैं। 1 साल से हम काम कर रहे हैं, और स्पेशली पिछले 1-1.5 महीने से जिस प्रकार से अमित शाह जी का जो विजन है, जो चारों राज्यों में हमें सफलता लेके गया कि माइक्रो मैनेजमेंट करिए, घर घर आप बूथ बूथ जाएंगे, आपकी जीत सुनिश्चित है, उस प्रोग्राम पे हम चल रहे हैं। हमने पन्ना प्रमुख, जिसको कहते हैं कि 25 से 30 घरों के जिम्मे एक आदमी की जिम्मेवारी हमने लगाई है, वो हम लगा चुके हैं। और डोर टू डोर कैंपेन हमारी जो यूएसपी शुरू से रही है, मैं मानता हूं पिछले कुछ सालों से हम उसमें कहीं ना कहीं विफल रहे थे। इस बार हमें मालूम है कि बहुत अच्छा हम इसको करने जा रहे हैं, और निश्चित तौर पे जो पिछली बार 3-4 सीटों से हम रह गए थे, इस बार निश्चित तौर पे हम 45 से 50 सीटें के लगभग हम इस पर जीतने जा रहे हैं। ये बात निश्चित तौर पे। ठीक है, मैं आतिशी मरलीना की तरफ भी जाऊंगी, लेकिन उससे पहले आलोक शर्मा आपकी तरफ आती हूँ। ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी की इस टाइम क्या रणनीति है? जो आपका मुख्य प्रतिद्वंदी है, क्या वो बीजेपी है, क्या वो आम आदमी पार्टी है? देखिए आरफा जी, आपने बहुत पते का क्वेश्चन पूछा है दिल्ली के लिए। आज मैं बहुत साफ गोई से कहना चाहूँगा कि आज त्रिकोणीय मुकाबला है, और मुकाबले में भी सीट टू सीट बहुत जगह आपको वेरी करता मिलेगा। कहीं कांग्रेस आम आदमी डायरेक्ट फाइट में मिलेगी, कहीं बीजेपी आम आदमी, कहीं हो सकता है कि कोई दोनों में से आमने सामने ना मिले। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज त्रिकोणीय मुकाबला है पूरी दिल्ली के अंदर। 2-3 चीज़ें अभी आपने प्रश्न पूछे हैं। कांग्रेस पार्टी अपने पिछले 15 वर्षों के विकास को ही लेकर आगे बढ़ रही है। जो हमारी नीतियाँ थी, उन्हीं नीतियों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और हम इनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, आपने हमारे लिए इतना नेगेटिव कैंपेन किया दोनों पार्टियों ने मिलकर। पिछले 8 साल से कॉर्पोरेशन में आप हैं, पिछले 9 महीने से लगभग केंद्र में आप बैठे हुए हैं, और 49 दिन में एक जो भाग गए उनकी तो मैं बात ही नहीं करना चाहूंगा। तो आपने क्या परफॉर्म किया दिल्ली के अंदर? आज हम दिल्ली की जनता को यह कन्वे करना चाहते हैं कि 15-15 लाख रुपए अकाउंट में केवल कह देने से नहीं आते हैं। इसी तरह से दिल्ली का विकास भी केवल कह देने से नहीं होगा। आप सर्विस की बात कर रहे थे। देखिए आलोक जी, मैं अगर अपने सवाल पे वापस जाऊं तो आप क्या ये कह रहे हैं कि आप सीट वाइज ये तय करेंगे कि वहां कौन सा प्रतिद्वंदी है, ना कि पूरे राज्य भर में एक रणनीति के तहत एक पार्टी पर वार करना?
नहीं, आपने दो प्रश्न पूछे थे। पहली चीज आपने रणनीति पूछी, दूसरा पूछा आपने किससे फाइट है। तो मैंने कहा फाइट में कहीं ना कहीं सीट टू सीट भी वेरी कर रहा है, कहीं पर दो कैंडिडेट के ऊपर भी, क्योंकि उस क्षेत्र के अंदर निर्भर करता है। आज किसी की लहर नहीं है, किसी का कोई तूफान नहीं है, ये दिल्ली की जनता समझ चुकी है। मोदी साहब की रैली फ्लॉप होने के बाद जिस तरह से आप आज हमारे बीजेपी के साथी कह रहे थे कि हम तो 1 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन एक काम करने में कमी रह गई कि सीएम का कैंडिडेट पिछले 1 साल में तय नहीं कर पाए कि किसको अपनी पार्टी में से बना दिया जाए। तो 1 साल से कर क्या रहे थे, सबसे पहला सवाल तो इन्हीं के ऊपर आता है। दूसरा, इन्होंने कहा 95% सर्वेज जो हैं वो हमारे पक्ष में बात कर रहे हैं। किसी सर्वे ने नहीं कहा था कि बाई इलेक्शन में बनारस में आप हारेंगे, यूपी के सारे कैंटोनमेंट हारेंगे। और दिल्ली के अंदर कैंटोनमेंट बोर्ड का जो चुनाव हुआ, 61,000 वोटर उसके अंदर थे, उससे बड़ा कोई सैंपल सर्वे नहीं रहा है। पार्टी केजरीवाल की एक भी सीट नहीं आई। चलिए आलोक शर्मा जी, बहुत ईमानदारी से आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या ये बताइए, कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी क्या इस बात को लेकर एक रियलाइजेशन ये है कि क्या वाकई जो पार्टी के प्रति जो गुस्सा था सेंट्रल लीडरशिप के प्रति, जिसका खमियाजा दिल्ली को भी भुगतना पड़ा था, क्या वो गुस्सा लोगों का अब धीरे धीरे कम हो गया है, दूर हो रहा है या बना हुआ है? आरफा जी देखिए, कहीं ना कहीं गुस्सा जो था वो कम हो रहा है। 2 बार लोगों ने हमारे खिलाफ वोट डाली, लेकिन आज दिल्ली की जनता वास्तविकता भी जान गई कि भाई 1 साल में हुआ क्या। आपने एक तरफ तो कहा कि जब वोट डालने जाएं, मोदी साहब ने रोहिणी की रैली से कहा कि निर्भया का ध्यान रखिएगा, उसका रेप हुआ था जब वोट डालने जाएं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 85% जो दिल्ली में क्राइम बढ़ा, और नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम रिकॉर्ड जो कह रहा है कि 4 रेप पर डे से ज्यादा हो रहे हैं दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली की जनता ऐसी नहीं है, दिल्ली की जनता बहुत चिंतन और मनन करती है। हर गली मोहल्ले के नुक्कड़ पर पूरा चर्चा होती है कि 125 पुल किसने दिए, मेट्रो किसने दी। आपने कहा बिजली कंपनियों के साथ हमारी साठगांठ है। मैं तमाम वो मुद्दे लेना चाह रहा हूं, मैं तमाम वो केवल मुद्दे लेना चाह रहा हूं, क्योंकि आज दोनों पार्टियां मुद्दों से भटका रही हैं, चेहरों की लड़ाई बना रही हैं। केजरीवाल आईआरएस, किरण बेदी आईपीएस। अरे भाई, केवल आईएएस आईपीएस होने से ही अगर आप देश की सत्ता संभाल सकते तो सारे लोग वही आ जाते। आज अजय माकन जी का चेहरा युवा चेहरा है, बेदाग चेहरा है। 3 बार विधानसभा के सदस्य रहे, 2 बार वो सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, दिल्ली के अंदर मंत्री रहे। मैं समझता हूं 3 जनरेशन से उन्होंने दिल्ली की सेवा की है। आज बेस्ट कैंडिडेट हमारे पास है, बेस्ट पॉलिसीज हमारे पास है, बेस्ट विकास का एजेंडा हमारे पास है। जी हाँ आलोक जी, वापस आती हूँ। और अच्छा लग रहा है ये कॉन्फिडेंस जो वापस जो कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, और कम से कम अच्छा लग रहा है कि एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाने को भी तैयार हो रही है कम से कम कांग्रेस पार्टी। आतिशी मार्डिना, ये बताइए फिलहाल की न वो वेव है जो पिछली बार जिसका फायदा आपको मिला। खुद आम आदमी पार्टी के लोग ये कहते पाए गए कि हमें तो ये पता ही नहीं था कि हम इतनी सीटें जीत रहे थे। ईमानदारी से लोगों ने स्टूडियो तक में ये बात कही है। लेकिन आज कौन सी वो चीजें हैं जिन पर आप बुनियाद करके अपनी रणनीति बना रही हैं? क्या अकेला बीजेपी विरोध या कांग्रेस विरोध काम आएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आलोक जी की दाद देना चाहूंगी कि उनका बहुत साहस है कि दिन ब दिन आके स्टूडियोज में एक ऐसी पार्टी का पक्ष रखते हैं जिसकी शायद आज ऐसी स्थिति है कि उनकी दिल्ली में एक भी सीट ना आए। तो ये तो मानना पड़ेगा आलोक जी को। जो आप मुद्दे की बात कर रहे हैं कि देखिए, पिछली बार आपने कहा कि हमें 28 सीटें आई, लेकिन पिछली बार एक ऐसी स्थिति थी कि दिल्ली की जनता को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि वास्तव में आम आदमी पार्टी जैसी नई पार्टी, वास्तव में एक ऐसी पार्टी जो पैसे की राजनीति नहीं कर रही, दारू बांटने की राजनीति नहीं कर रही, क्या वो पार्टी वास्तविक तौर में जीत सकती है। इस बार ये स्थिति बहुत अलग है। दिल्ली की जनता जानती है कि आम आदमी पार्टी पहले सरकार में रह चुकी है, सरकार चला सकती है। और आलोक जी, मैं आपसे अपेक्षा करूंगी कि मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था, आप भी ना करें, कि एक ऐसी पार्टी है जो सरकार चला सकती है, जिसने अपने वादे पूरे किए हैं। और अगर आज आप देखिए, आज किसी भी जनसभा में जाइए, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की हो, चाहे वो योगेंद्र यादव की हो, चाहे वो संजय सिंह की हो, जिस प्रकार से जन सैलाब आम आदमी पार्टी के पीछे आ रहा है, मैं तो ये कहूंगी कि वास्तव में 10 फरवरी को आपको पता चलेगा कि ये वेव इलेक्शन ही था, और अच्छी संभावना है कि आम आदमी पार्टी की 50 से ज्यादा सीटें। लेकिन आतिशी, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इस बार आम आदमी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, किसी के खिलाफ वो नाराजगी नहीं है, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वेव नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी ही एक इकलौती पार्टी है जिसने दिल्ली के लिए एक विजन रखा है। पिछले 3 महीने से दिल्ली डायलॉग की प्रक्रिया से दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास शहर कैसे बनाया जाए, उसका हम एक विजन रख रहे हैं कि दिल्ली में युवाओं को नौकरी कैसे मिलेगी, दिल्ली में नए कॉलेजेस कैसे खुलेंगे, दिल्ली को हम एक वाईफाई शहर कैसे बनाएंगे, दिल्ली में चाहे स्वास्थ्य शिक्षा वगैरह की सब जो सेवाएं हैं वो कैसे उपलब्ध कराएंगे। अगर एक पार्टी है जिसने मुद्दों की राजनीति करी है, वो है आम आदमी पार्टी। हमने दिल्ली के लिए एक विजन किया है। हरीश जी, आप जल्दी से जवाब दीजिए। 2 बातों में जवाब देना, जल्दी से जवाब दीजिए, मुझे ओम थानवी जी के पास जाना है। ऐसा आतिशी जी से मैं पूछना चाहूंगा कि ये राजनीति की बात कर रहे हैं और मुद्दों की बात कर रहे हैं, इनका नेगेटिव मुद्दे 2 हैं। पहला नेगेटिव मुद्दा अवसरवादी वर्सेस ईमानदार, सब ईमानदारी का ठेका इन्होंने ले रखा है। ऐसा क्या हो गया अरविंद केजरीवाल जी के साथ, जब किरण बेदी थी
तब तक तो बहुत अच्छी थी, जब जैसे बीजेपी में आई अवसरवादिता हो गई। क्या वो महिलाओं के ऊपर ये अटैक नहीं है? दूसरा, इन्होंने पूरी दिल्ली की जनता को बोला कि पैसे ले लो, यानी कि पूरी दिल्ली की जनता क्या पैसे खा के वोट देती है क्या? ये जो बहुत बड़ी इनकी जो अराजक जो सोच है, वो दिल्ली की जनता इनको अब 8-7 तारीख को जवाब देने वाली है। जो ये बातें कर रहे हैं कि जिस प्रकार से कह रहे हैं कि आप पैसे ले लीजिए और वोट हमको दे लीजिए, इसका मतलब ये प्रूव ये करना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता रिश्वतखोर है, खुद मानते हैं। जी आतिश जी, जो बात बहुत महत्वपूर्ण है, जो दूसरी बात, पहली बात तो शायद बहुत वैलिड नहीं है जो कह रहे हैं हरीश जी, लेकिन दूसरी बात मैं भी जानना चाहूंगी कि दरअसल जो रिश्वत की बात कही गई है, क्या ये नहीं है कि ये हिंदुस्तान का जो वोटर है, दिल्ली का वोटर है, उसको डेनिग्रेट करना है? देखिए, वास्तविक तौर पे आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि भारत की राजनीति में, भारत के लोकतंत्र में चुनाव से पहले पैसे बांटना, चुनाव से पहले शराब बांटना, ये वास्तविक तौर पे होता है। मनीष जी, मनीष जी एक सेकेंड शांति। माफी मांगी आपने, लोकसभा, बिल्कुल सुन लीजिए आप सर, सुन लीजिए मनीष जी, शांति रखिए, इतना नाराज मत होइए, आप इतना नाराज मत होइए, शांति रखिए, उनको जवाब देने जी। मैंने ये कहा कि हम सब जानते हैं और इलेक्शन कमीशन तक इसके खिलाफ मुहिम चलाता है। लोकसभा चुनाव में 80,000 लोगों की टीम लगाई थी इलेक्शन कमीशन ने। 330 करोड़ रुपया बरामद किया था इलेक्शन कमीशन में, जो चुनाव से पहले बांटा जा रहा था। हम भी इस मुद्दे को फोरफ्रंट में ला रहे हैं। हम दिल्ली की जनता को ये सचेत करना चाह रहे हैं, हम दिल्ली की जनता को ये पैसे देने की और लेने की बात, कहते हैं कि अगर वो देने ना है तो उनके ऑफिस से जाकर आगे बढ़ाती हूँ। नहीं, अच्छा लग रहा है वैसे बीजेपी कांग्रेस एक साथ आ रहे हैं। बीजेपी से नहीं, ये बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक साथ आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है देख के। ओम थानवी जी बताइए। नहीं, लेकिन देखिए इसमें महत्वपूर्ण बात है कि सब इस सच्चाई से, सब इस सच्चाई को समझते हैं। मैं वापस आती हूँ पैसे को लेकर और शराब को लेकर। आतिश जी, मैं वापस आती हूँ, मैं वापस आती हूँ। ओम थानवी जी, पास नहीं मिला जी, मैं आऊंगी आपकी तरफ। जनवरी को क्या किया सबको मालूम है, आपको मौका मिलेगा, पास चाहिए। हरीश जी आपको मौका मिलेगा। ओम थानवी जी, ये बताइए कि जिस तरह से जो पूरा जो चेंजेस नजर आ रहे हैं, जो बदलाव नजर आ रहे हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के दरमियान, कि जो अपने जो सबसे कद्दावर नेता हैं उनको फील्ड करना, बाहर निकाल के लेके आना, क्या ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है या अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत करना है? देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव जो हमने देखे हैं, एक लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जो हैं उनका जलवा था, बल्कि करिश्मा था, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस तरीके से पूरी पार्टी पर वो छा गए, देश पर भी छा गए, तो उस वक्त लगता था कि उनकी जो पूरी जो लवाजमा जो सवारी है वो बिल्कुल हर जगह जहाँ जाती है वहाँ फतह है। लेकिन विधानसभा चुनावों में धीमे धीमे करके पाया कि इस तरह की स्थिति नहीं है, बल्कि लोग अब जवाब मांगने लगे हैं। और दिल्ली के चुनाव में उनको जो भी फीडबैक मिला होगा जहाँ से भी, उसकी वजह ये आप देखिए कि उनकी जो एक सभा विफल हुई, उसके बाद उनकी रणनीति बदलती चली गई है। किरण बेदी, ठीक सवाल उठाया गया अभी कि आपने एक साल में जो है वो तय नहीं किया कि किरण बेदी आएंगी। अगर तो किरण बेदी तो पहले से आने को बेताब हैं, क्योंकि यहाँ से तो अलग हो गई थी, तो उनकी रणनीति जो है बराबर बदली है। लेकिन अब वो नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, लेकिन उनको लगता नहीं कि वोट मिलेंगे। इस वजह से कई तरह की रणनीतियां जो हैं सामने आती हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी अपने सारे कद्दावर नेता बाहर निकाल लिए हैं, सबसे कहा है कि आप जो है कैंपेन करिए। देखिए, कांग्रेस का तो अभी स्थिति ये है कि वो अभी उन्होंने कहना चाहिए कि जबरदस्त हार का सामना किया है, धीमे धीमे करके रिवाइव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप उनको बट्टे खाते डाल दें, लेकिन पहले भी उनकी 8 सीटें थी, हो सकता है 8 की वो 10 भी सीटें करें। जो मेन झगड़ा है वो तो आप पार्टी और भाजपा के बीच में है। यहाँ तो लोगों को भाजपा को चुनना है, फिर तो कोई झगड़ा नहीं, लोग उनको ले आएंगे, वो मोदी के नाम पर ही ले आएंगे, फिर आपको और लोगों को लाने की जरूरत नहीं थी। मोदी के नाम पे नहीं आ सकते, इसके लिए आपको ये सारे प्रयोग करने पड़े हैं। लेकिन जो प्रयोग किए हैं उसमें उन्होंने अपने सारे लोगों को नाराज कर दिया है। बल्कि यहाँ तक बात होने लग गई है कि कृष्णा नगर से किरण बेदी हार न जाए, क्योंकि वहां पे जो सभाएं, कल टीवी पे मैं खुद देख रहा था कि उनकी सभा में बिल्कुल भीड़ खाली थी। मैं चैनल का नाम नहीं ले सकता, लेकिन मुझे हैरानी हुई कि एक प्रतिष्ठित चैनल लाइव दिखा रहा था और वहां पे कहते कि अगर ये सभा है जो भावी जिनको मुख्यमंत्री बताया जा रहा है, तो फिर बाकी हलकों में क्या हाल होगा। तो या तो जो है उनकी हवा है, या फिर लोग ये मान के चलते हैं कि देखिए पिछली बार सरकार क्यों हटी थी, इसलिए कि लोगों को लगता था कि ये जो पार्टी है आप पार्टी, इसके पास पूरा बहुमत नहीं था। उन्होंने जो मुद्दे उठाए, उन मुद्दों से जो है
भाजपा अब लगातार भाग रही है। किरण बेदी का इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने पूर्ण राज्यत्व की जो बात है उससे उन्होंने कन्नी काटी, सरेंडर करती नजर आई। जबकि उनको साफ कहना चाहिए था, क्योंकि ये तो मांग है। अब आज ये भी कह दिया गया है कि हम मैनिफेस्टो भी जारी नहीं करेंगे, ये भी उनका, क्योंकि उसमें शायद लेकिन ओम जी, मेरी जो फिक्र है वो ये है कि दिल्ली जैसा राज्य जो वाकई अपने आप में पूर्ण राज्य भी नहीं है, और जिस तरह से यहाँ पर बाहर से तमाम आए लोग, उनका जो एस्पिरेशंस हैं, वो जो नए सपने नए ख्वाब लेके आते हैं, वही लोग इसको दिल्ली बनाते हैं। वो अलग बात है कि इसको भी मुद्दा बना लिया जाता है कि इस शहर को चुरा के ले जा रहे हैं बाहर के लोग, लेकिन उस सब के बावजूद दिल्ली को जो चाहिए, जो उनके अपने मुद्दे हैं, दिल्ली का एक हिस्सा आपको लगता है जैसे लंदन है और दूसरा हिस्सा ऐसा लगता है कि जैसे हिंदुस्तान का कोई आखिरी दर्जे का गांव है। तो जो ये एक तरह से एक फर्क है दोनों के बीच में, उस सबको मिटाने के लिए जो मुद्दे हैं सामने, वो क्यों गौण हो गए हैं? क्यों लगता है कि ये चुनाव सिर्फ केजरीवाल वर्सेस किरण बेदी हो गया है? देखिए, दिल्ली इसलिए दिल्ली पूरा राज्य है ही नहीं ना। दिल्ली की जमीन केंद्र के पास में है, दिल्ली की पुलिस केंद्र के पास में है, उसको उस तरीके से राज्य का दर्जा मिला नहीं। यही बात मैं कह रहा था कि या तो लोग जो है वापस नरेंद्र मोदी और किरण बेदी की जय जयकार करेंगे, उनको ले आएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब लोग सोच रहे हैं कि एक मौका जो है वो केजरीवाल को फिर मिलना चाहिए, और वो इस बार मिले तो मिलना चाहिए। क्योंकि पिछली बार जो बातें थी, आप कितना भी उनकी जो मुझे लगता है जो प्रचार किया गया था, अब इस बार नहीं है। मफलर, खांसी, कोई बड़े मुद्दे नहीं थे केजरीवाल के खिलाफ, लेकिन उन्होंने जो बातें उठाई थी, मेरा मानना यह कि लोग उनसे बराबर उनसे वाबस्ता है, दो चार है उन चीजों से कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बाकी पार्टियां अब लेकिन जो मुद्दे हैं, आप देखिए पुलिस जो है, तीनों पार्टियों को आप देख लीजिए, उनमें किसी में भी कोई नयापन नहीं है। तीनों जो है वो बिजली, पानी, सड़क के मुद्दे पर वही रिपीटेटिव, वही मुद्दे दोहराए जा रहे हैं। वो कह रहा है ये हम फ्री दे देंगे, दूसरा कहता है ये भी हम फ्री दे देंगे, बिना ये समझाए हुए कि आखिर ये मॉडल फ्री का कैसे लेकर आएंगे सामने। आपको नहीं लगता कि जनता जो है दिल्ली की, चूंकि ये राजधानी है, दिल्ली पूरे हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है, यहाँ की जनता ज्यादा समझदार है? नहीं, एक प्रयोग जो है केजरीवाल की पार्टी का, एक प्रयोग जो था वो तो नया प्रयोग था। इसलिए उस वक्त अगर आपको याद हो, जब उन्होंने कहा कि हम जो है ट्रैफिक लाइट के ऊपर हमारी गाड़ियां नहीं रुकेंगी, तो वसुंधरा राजे राजस्थान में कहने लगी थी कि हमारा काफिला भी नहीं रुकेगा। यानी कुछ चीजें ऐसी थी जो नए मूल्यों की तरह सामने आने लगी थी। वो जो सिलसिला सामने आया वो कितना अच्छा था, कितना बुरा था, कितना सफल होता, कितना विफल होता, पर उसको मौका ही नहीं मिला ना। वो जो 49 दिन का मौका था, अब वो धरने पे आए, अब वो धरने वाली बात पे हंगामा हुआ कि मुख्यमंत्री धरने पे क्यों बैठेगा, क्योंकि बाद में हमने और लोगों को भी देखा धरने पे बैठे हुए। वो बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि मौका वापस जनता केजरीवाल को एक बार देना चाहती है या नहीं। अगर देना चाहती है तो मुझे लगता है कि वो इस बार पूरा मौका दे देगी, और नहीं देना चाहती है तो फिर ठीक है, तो अलग बात उनके सामने कांग्रेस। लेकिन मैं ये भी आपसे जानूंगी, तो क्योंकि आम आदमी पार्टी को बहुत करीब से आप जानते हैं कि अगर ये चुनाव भी नहीं मिला, अगर इस चुनाव में कामयाबी नहीं मिली अगर आम आदमी पार्टी को, तो आम आदमी पार्टी के भविष्य का क्या होगा, ये आपसे मैं जरूर समझूंगी, क्योंकि सियासत मैं बहुत करीब से नहीं जानता हूं, मैं कभी केजरीवाल से नहीं मिले आप, लेकिन नजदीक से आप समझते हैं। आतिशी से भी ये पूछूंगी, लेकिन उम्मीदें कम कर सकते हैं कि चुनाव के इस वक्त जो है नाकामी की इनसे बात करेंगे तो शायद इन्हें थोड़ा अजीब भी लगे। लेकिन हरीश खुराना जी, ये बताइए कि क्या दिल्ली को एक प्रतिष्ठा का मुद्दा क्यों बना लिया है बीजेपी ने? क्यों ऐसा लगता है कि सब कुछ करने के बाद भी हमें दिल्ली जो है वो जीतना ही है? एक महत्वपूर्ण बात यह है, चाहे वो कितने भी बड़े से बड़े नेताओं को बाहर लाना पड़े, चाहे जितने जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के जीते हैं, उन्हें नुक्कड़ नुक्कड़ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को जो है वो दिल्ली के लिए कैंपेन करना पड़े, चाहे नरेंद्र मोदी को जो है अपनी पूरी ब्रांड पावर लगानी पड़े, क्यों ऐसा लगता है कि दिल्ली जो है प्रतिष्ठा का मुद्दा है? मैं दो बातें करना चाहूंगा। मैं ओम जी का बहुत सम्मान करता हूं, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से हैं। ओम जी की एक बात को थोड़ा सा लगा कि ओम जी कह रहे हैं कि निश्चित तौर पे वो धरने की बात, हमने धरने का विरोध नहीं किया था, हमने विरोध किया था जो उन्होंने 26 जनवरी के बारे में बोला था। इसलिए हमारा विरोध वो नहीं था, हमारा विरोध था अराजकवाद के ऊपर जो उन्होंने बात की थी, उस पर विरोध था। लेकिन आपने क्यों नहीं बुलाया? प्रोटोकॉल तो ये कहता है कि आपको जो है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को बुलाना चाहिए। मैं भी एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का बेटा हूँ, 16 साल से पहले मेरे भी पिता मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आज तक कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि किसी पूर्व मुख्यमंत्री को बुलाया जाए। सिर्फ मुख्यमंत्री, करंट मुख्यमंत्री, करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर को बुलाया जाता है। लेकिन ट्रेडिशन अब तक रहा है, आपको ट्रेडिशन रहा है कि बुलाया जाता है। सुन लीजिए, अगर आपको इतना ही शौक है जाने का, पिछली बार का शायद आपने सीख ले ली हो। चलिए मुद्दे पे आ जाइए, छोड़ दीजिए इस बात को। तरीका ज्यादा आप एप्लीकेशन देते हैं, छोड़ दीजिए इस बात को। लेकिन उस चीज का मुद्दा किसने बनाया? हम मुद्दा नहीं बना रहे। नहीं, छोड़ दीजिए, मैंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब। दूसरी बात जो आप कह रही हैं, हमारे पास सांसद हैं तो हम उतार रहे हैं जी, उनके पास तो 4 ही हैं, उन्होंने चारों उतारे, उनके पास जो फोर्स है वो उतार रहे हैं, हमारे पास जो फोर्स है हम उतार रहे हैं, कांग्रेस के पास जो फोर्स है वो भी उतार रहे हैं। उन्होंने, अभी मैं आलोक जी की बात सुन रहा था,
4 दिन पहले तक तो इनके लवली इनका चेहरा हुआ करते थे, लवली जी की टिकट अनाउंस हो गई, लोग कहते थे अगला मुख्यमंत्री लवली होगा। अचानक अजय माकन जी कहां से आए, लवली जी की टिकट भी कट गई, अजय माकन जी अब चुनाव भी लड़ रहे हैं और चुनाव कैंपेन कमेटी लेकिन दिल्ली के साथ प्रतिष्ठा जुड़ गई है क्या? उंगली उठती है, 4 उंगली खुद भी देखनी नहीं, पड़ती है। दिल्ली के साथ क्या प्रतिष्ठा का मुद्दा जुड़ गया है क्या? बाकी देखिए बहुत टची है दिल्ली आपके लिए। हमारे लिए सारे चुनाव बहुत प्रतिष्ठित है और स्पेशली ये वाला चुनाव इसलिए प्रतिष्ठित है क्योंकि पिछले 4 चुनाव हमने जीते। मैं मानता हूँ 16 साल से हम विपक्ष के अंदर बैठे हैं, कारण कोई भी हो उस पर नहीं जाना चाहता। हम चाहते हैं कि ये 30 साल का पहला चुनाव दिल्ली का है, वो हम जीतेंगे। अगर वो हम जीतते हैं तो उसका असर आने वाले चुनावों के अंदर भी पड़ेगा। बिहार और यूपी के चुनाव 2016 एंड और 2017 में होने वाले हैं। हम निश्चित तौर पे हमारा वो टारगेट। एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, पता नहीं समय मिलेगा आपसे दोबारा पूछने का या नहीं। ये खास बात इसमें ये है कि मैनिफेस्टो को लेकर आप ये बताइए कि क्या जो है वो हलचल है पार्टी में। नहीं, किरण बेदी ने तो किरण's ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है। वो खुद ही ऐसा लग रहा है, लोग ये कह रहे हैं पार्टी के अंदर कहते पाए गए कि मुख्यमंत्री की तरह अभी से जो है वो बर्ताव कर रही है। क्या बोला उन्होंने, जो बोला उन्होंने अपना विजन पेश किया कि मैं जिस दिन आऊंगी, जिस दिन मुख्यमंत्री बनूंगी, मैं ये चाहती हूँ दिल्ली ऐसे हो। पार्टी की सहमति है इससे? बिल्कुल है, निश्चित तौर पे है। तो फिर अलग अलग स्वर क्यों निकाल रहे हैं? अलग अलग स्वर क्यों सुनने में आ रहे हैं? मैनिफेस्टो क्या होता है? मैनिफेस्टो होता है कि किस राह के ऊपर एक पार्टी काम करेगी। हम एक विजन डॉक्यूमेंट, हमने कल एक महिलाओं के ऊपर हमने बात करी, हमने बोला है बिजली के ऊपर हम बात करें, लेकिन मीनाक्षी लेखी कुछ और कह रही है, दूसरे नेता कुछ और कह रहे हैं। अनिदित कॉलोनी के ऊपर वादे तो कांग्रेस ने किए थे, सोनिया गांधी सर्टिफिकेट भी बंटवाए थे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। अब कल वेंकैया जी उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तीनों मेहमानों के पास ट्रांसपोर्ट में बात करने वाले, जवाब जमा हो गए, तीनों के पास जवाब जमा हो गए। घोषणा पत्र की बात जरूर साफ होना चाहिए कि दिल्ली की पुलिस वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के अधीन होगी कि नहीं होगी, इस बारे में अगर सरकार आती है भाजपा की तो क्या करेगी, और दूसरा पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा कि नहीं। देखिए ये चीजें दोनों बहुत सीधे सीधे लोगों से ताल्लुक रखती हैं। किरण बेदी ने गोलमाल जवाब दिया है, घोषणा पत्र इस बात को साफ कर सकता था। ये सवाल आपने पूछ लिया जो मैं पूछना चाह रहा था कि घोषणा पत्र जो है वो बहुत जरूरी है। इसका सीधे से जवाब दे तो मैं अभी आते हैं, एक मिनट। आरफा जी देखिए, बीजेपी कितनी हैरान परेशान है वो मनीष जी की बातों से ही पता चल रहा है। आज के दिन में अगर आप भाजपा का हाल देखिए, उन्हें रणनीति हर 3 दिन में बदलनी पड़ रही है। कहाँ पे एक समय था कि सब लोग आके कहते थे कि नहीं नहीं हमें मुख्यमंत्री के चेहरे की आवश्यकता ही नहीं है, मोदी जी के चेहरे पे हम हर जगह चुनाव लड़ते हैं, हम हर जगह चुनाव जीतते हैं। पहले उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा प्रस्तुत करना पड़ा। अब जब लग रहा है कि किरण बेदी जी का चेहरा भी चल नहीं रहा है, अब उन्हें 400 एमपीओं को लाना पड़ रहा है। जब 400 एमपी नहीं चल रहे थे तो अब उन्हें 10 कैबिनेट मंत्री को उतारा है। आज की स्थिति ये देखिए आरफा जी कि देश के जो वित्त मंत्री हैं, डॉलर का दाम कहां से कहां पहुंच रहा है, वो दिल्ली चुनाव में मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हैं। ये स्थिति आ गई है कि भाजपा कितनी डरी हुई है। हम ये चाहेंगे कि भाजपा आखिरकार आके मुद्दों की बात करे। क्या वो जिससे पहले वो देश के फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे। दूसरी बात ये है कि हम चाहेंगे कि भाजपा अलग अलग मुद्दों पर स्टैंड स्पष्ट करे। हम ये जानना चाहेंगे कि पूर्ण राज्य के मुद्दे पर उनका क्या स्टैंड है, दिल्ली पुलिस के मुद्दे पर उनका क्या स्टैंड है, बिजली के दामों को वो कैसे कम करेंगे, वो दिल्ली की जनता को बताएं। आपसे जुड़ा हुआ एक सवाल आपकी पार्टी से करेंगे, हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, लेकिन ये बताइए कि फिलहाल इन 2 चुनाव के बाद अगर कामयाबी नहीं मिलती है तो क्या पार्टी की रणनीति होगी? कई लोग ये भी कहते हैं कि शायद हो सकता है पार्टी अपने इस फॉर्म में बाकी ना रहे। देखिए इस समय ये सवाल इसलिए कोई मायने नहीं रखता है क्योंकि अगर आप आज की जमीनी स्थिति देखिए तो आम आदमी पार्टी की इस बार एक लैंडस्लाइड विक्ट्री होने वाली है। आप कृष्णा नगर की खाली कुर्सियां देखिए और ये कल देखिए मुंडका की सभा में जहां पे खड़े होने की जगह नहीं थी। आप तिमारपुर की सभा में देखिए कि स्मृति ईरानी जी को कोई सुनने भी नहीं आया था, और आप कुमार विश्वास की जनसभा देखिए। आज के दिन में जो जन सैलाब आम आदमी पार्टी के पीछे है वो दिल्ली का हर व्यक्ति जानता है। तो मेरा तो मानना है कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आने वाली है। बहुत अच्छे सवाल उठा दिया है कि क्या इसका मतलब कि कांग्रेस पार्टी जीत गई? आलोक जी, मैं केवल वही कहना चाह रहा हूं, आलोक शर्मा को बोलने से सारी चीजें नहीं आंकी जा सकती हैं। मोदी साहब ने पिछले चुनाव में 6 जगह रैली की थी दिल्ली के अंदर और 6 की 6 सीट बीजेपी हार गई थी। 23 इनके सिटिंग एमएलए थे, 23 में से 11 हार गए थे। मेरे पास पूरे फैक्ट्स हैं। अब 3-4 चीजें सामने आई हैं। थानवी साहब बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने बहुत एक अच्छा विश्लेषण किया है। मैं इनकी बात से थोड़ा सा कहीं एक असहमति अपनी व्यक्त करता हूं कि दिल्ली के अंदर
सीधी इन दो पार्टियों के बीच में टक्कर नहीं है, त्रिकोणीय मुकाबला है। जहां तक बात पार्टी केजरीवाल की, बार बार कहते हैं हमने जो किया सो किया। अगर ऐसा होता कि जो कहा वो किया इन्होंने, तो बीजेपी और कांग्रेस को बुकलेट नहीं निकालनी पड़ती इनके ऊपर, यू टर्न के ऊपर। उसके बाद बात आती है, इन्होंने देखिए वीआईपी कल्चर के लिए कहा कि वीआईपी कल्चर समाप्त कर देंगे, नहीं कर पाए। इन्होंने कहा बंगला नहीं लेंगे, बंगला नहीं, इन्होंने बंगला वापस मांग लिया, दो बंगले मांग लिए। क्या कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो इन्होंने कहा था पक्का कर देंगे, पक्का कर दिया था क्या? उन्होंने नेगेटिव फाइल की आज भी नोटिंग है। नहीं रखते कांग्रेस अगर सरकार में आएगी तो देखिए क्या आज करेगी? बीजेपी की जो हम तो कह रहे हैं, हमने तो मैनिफेस्टो दो हिस्सों में बांटा है, पूरी दिल्ली ने देखा है कि बीजेपी की सिचुएशन। हरीश जी आखिरी बात, मेरे पास समय बिल्कुल समाप्त हो गया। अंतिम वाक्य कहना चाहूंगा। हरीश जी आखिरी बात बोलिए जल्दी। मैं बहुत पिछले इलेक्शन और इस इलेक्शन में फर्क बता रहा हूं। पिछली बार इनके पास ह्यूमन बैनर होते थे कि हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए हम बैनर ले रहे हैं। इस बार कमर्शियल होर्डिंग दिल्ली के अंदर कहां से आ गया 100 करोड़ रुपए खर्च किए। ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना आ गया 49 दिन के चलिए अंदर? आखिरी बात बोलिए। 20,000 हरीश चाय हरीश बेची जी, है इन्होंने, हरीश जी, क्योंकि 20,000 से चलिए, ऊपर जो है समय समाप्त। अकाउंटेबिलिटी तय हो आखिरी जाती बात, है। आखिरी बात। देखिए 100 करोड़ रुपए ये spend money- देखिए आम आदमी पार्टी 10 तारीख को सरकार बनाने वाली है। दिल्ली को हम 5 साल में एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। दिल्ली के सब मुद्दों का चलिए, सवाल बहुत सारे बाकी हो, शायद चाहे वो इसलिए शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य अगली हो, चाहे चर्चा वो के लिए जो है वायु हो, तस्वीर चाहे बन वो रही है। एक तरह से जी, बीजेपी आलोक का दिल्ली की जनता के साथ संवाद समाप्त हो गया है। इसलिए दिल्ली की जनता के साथ किसी तरह संवाद स्थापित हो जाए, इन्होंने प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया है कि मोदी जी की जो रैली हुई वो फ्लॉप हो गई। झारखंड में 13% वोट गिरा, जम्मू कश्मीर में 9% वोट, लोकसभा से मात्र 6 महीने में। जी। मैं समझता हूं बीजेपी जो है पूरी तरह से समझ गई है चलिए, कि ठीक दिल्ली है। में जो वोट परसेंटेज में गिरावट आई है और कांग्रेस की जो बढ़ोतरी हुई है, बिल्कुल। कहीं ना कहीं बाकी तमाम मंत्रियों को इनको जी। मजबूरी में ओम उतारना थानवी जी, पड़ा। ये चुनाव बाकी देश के लिए क्या संकेत देगा 2 शब्दों में? ये साबित करेगा कि जो नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का जो नया रूप है वो लोगों को स्वीकार है कि या नहीं नहीं। है। अगर दिल्ली में सरकार भाजपा की बनती है तो फिर ठप्पा लगता है और 56 इंच की जो छाती की बात करते थे वो आएगा, और नहीं तो एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। जी, एक बात चलिए। मैं कांग्रेस के बारे में कहूंगा, मैं बड़ा सम्मान करता हूं, हमारे मित्र हैं, लेकिन ये जो बातें हैं बार बार चुनाव में कांग्रेस को बड़े मुद्दे उठाने चाहिए। 2 मकान ले लिए वगैरह, ये बातें मुझे व्यक्तिगत तौर पे मैं सोचता हूं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री मकान ले रहा है, दूसरा मकान अपने सर, दफ्तर के लिए ले रहा है, ये छोटे मुद्दे हैं। सर आप अगर और एफिडेविट इसीलिए बांटते चलिए, फिलहाल मैं माफी चाहती हूँ, एफिडेविट का सभी हाल क्या मुझे आप कार्यक्रम लेते हैं? खत्म करना होगा। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।